Hello class. Today we will do chapter 3 Natural Vegetation and Wildlife. So in this chapter we are going to learn about forests, grasslands, deserts and tundra vegetation. Natural vegetation of India. हम कैसे अपने नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व बचा के रख सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. So let's start with the chapter. It is on page number 145 of your social book. When we talk about natural vegetation, it includes all plants that grow under the care of nature without any human interference. तो जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो ये वो सारे पेड़ पौधे हैं जो बिना ह्यूमन बीइंग्स के इंटरफेरेंस के उगते हैं और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अपने आप, यानी कि ना ह्यूमंस उन्हें प्लांट करते हैं ना ही उन्हें डैमेज करते हैं. अपने आप जो वो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं. However, the original natural vegetation of the world has been modified by human beings. Today, natural vegetation includes all plants, natural and modified. पर अगर हम आज की बात करें नेचुरल वेजिटेशन में की तो ह्यूमन बीइंग्स ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है और आज नेचुरल वेजिटेशन में आपके वो प्लांट्स भी आते हैं जो अपने आप उग गए, जिनकी केयर खुद नेचर कर रही है. इसके अलावा मॉडिफाइड भी हो गए, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं. तो आज अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की तो दोनों ही तरीके से चीज़ें इसमें आती हैं, एक जो नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड. When we talk about wildlife, it refers to all the animals, birds and other organisms which live in their natural habitat. और जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो हम उन जानवर, बर्ड्स और उन सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो इन जंगलों में और इन नेचुरल वेजिटेशन में रहते हैं. Natural vegetation and wildlife are found in the narrow zone where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact. And this zone is called the biosphere. तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यानी कि आपके सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं और इसके अलावा जितना भी आपके जानवर हैं वो आपको मिलते हैं बायोस्फीयर में. और बायोस्फीयर वो एरिया है, वो जोन है जहाँ पर आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं. All organisms, whether they belong to the plant or animal kingdom, interact with each other and are interdependent on each other for their survival. This interaction between the organisms and their physical environment is called the ecosystem. अब ecosystem क्या होता है कि देखो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, इवन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स ही क्यों ना हो, हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं अपने जीवन के लिए. यानी कि जैसे प्लांट्स हम पर डिपेंड हैं कि हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराएं, है ना, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम उन्हें प्लांट करें तो वो हम पर डिपेंड हो गए. इसी तरीके से हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं कि वो हमें ऑक्सीजन देंगे तब हम सांस ले पाएंगे. इसके अलावा जानवर, भाई अगर कोई कार्निवोरस जानवर है तो भी वो प्लांट पर इनडायरेक्टली डिपेंड है क्योंकि वो डियर खाएगा और डियर क्या खाएगा, प्लांट खाएगा. तो प्लांट को डियर खाएगा और डियर को लॉयन खाएगा, तो हो गए ना सब एक दूसरे पर डिपेंड. तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. Both natural vegetation and wildlife are crucial for our existence. For example, plants produce oxygen, protect the soil and provide us with shelter, timber, fruits, vegetables, latex, paper and so many other essential things. तो देखो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सब पर हम डिपेंड करते हैं. तो हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है, हम दोनों पर ही डिपेंड है. जिस तरीके से प्लांट हमें ऑक्सीजन देती है ना, उसके अलावा हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखती है, हमें घर प्रोवाइड कराती है, लकड़ी देते हैं प्लांट्स, हमें फ्रूट प्रोवाइड कराते हैं, वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराते हैं. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल. Insects like bees provide honey and act as agents of pollination. दूसरी तरफ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो देखो एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है. Birds like vultures feed on dead livestock and thus play the role of decomposers and help in keeping the environment clean. हम कितना भी बोलें कि अरे ये vultures जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध कितना गंदा खाना खाते हैं, ये मरी हुई बॉडीज़ को खाते हैं, है ना, उस इवन सड़ी हुई बॉडीज़ तक को वल्चर्स खाते हैं. तो हम कहते हैं कितने गंदे होते हैं, पर एक्चुअली ये गंदे नहीं हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को नेचुरली साफ़ करते हैं.
सोच के देखो भाई, अगर एक शेर ने शिकार किया, उसने जो उसका मीट था, मांस था उस जानवर का, वो छोड़ दिया, पूरा नहीं खाया पाया वो, अब वो सड़ जाएगा, खराब होगा, बदबू आएगी, गंदगी फैलेगी। इसके लिए ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं जो उस बचे हुए को खा लें। भाई बचे हुए को खाने का मतलब हो जाएगा वहाँ की साफ़ सफाई, तो हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। सो नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. This is because sunlight, rainfall and soil which are essential for the growth of plants vary from one region to another. तो देखो, जो पेड़ पौधे हैं, घास है, वो भी अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट अलग है, वहाँ पर रेनफॉल अलग है। अब आप बोलोगे मैम सनलाइट कैसे अलग है? तो देखो, सनलाइट इस तरीके से अलग है कि कहीं पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर सूरज की रोशनी कम है, कहीं पे बारिश ज़्यादा है, कहीं पे बारिश कम है, कहीं पे सॉइल बहुत अच्छी है, कहीं पे सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं है। तो इस वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग वेजिटेशन अलग अलग तरीके का होता है। नेचुरल वेजिटेशन कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड ट्यूंड्रा। तो इनको एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज एवरग्रीन एंड सेकेंड वन इज डेसिडियस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की। The trees of the evergreen forest do not shed their leaves at the same time. They are divided into 4 groups: ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरियन एंड कॉनिफेरस। यानी कि यहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते हैं, अलग अलग टाइम पर अपनी पत्तियों को गिराते हैं, शेड करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, these forests are found in hot and wet equatorial regions. Some major areas in the equatorial regions where these forests are found are Amazon basin, the Zaire basin and Malaysia. तो ये इसके अंदर क्या होता है, गर्मी होती है और नमी वाला जो एरिया है वो होता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर मैं पूछूँ एग्जाम्पल्स तो आप बता सकते हैं अमेज़न बेसिन, ज़ायरे बेसिन एंड मलेशिया। The high temperatures and heavy rainfall in these regions give rise to dense vegetation. बड़ा ही घना जंगल, घना वेजिटेशन होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है तो बारिश भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जब आपने देखा है, जब हमारे इंडिया में भी जब बारिश होती है तो कितनी बड़ी बड़ी घास हो जाती है, पेड़ पौधे भी अपनी ग्रोथ अच्छी करते हैं। तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर ऑफकोर्स वेजिटेशन घना हो जाएगा। तो यहाँ पर बारिश काफ़ी पड़ती है, इसलिए वेजिटेशन भी काफ़ी घना है। द मेन ट्रीज फाउंड हेयर आर मेहोगनी, इबोनी, रबर, रोजवुड एंड चिंचोना. These trees have hardwood and broad leaves. They form a canopy at the top which prevents sunlight from penetrating into the forests, making them dark and damp even during the daytime. इतना घना जंगल होता है कि सनलाइट इसमें एंटर नहीं कर पाती है और दिन में भी इन जंगलों में अंधेरा रहता है। A thick undergrowth of creepers and vines can also be found in these forests. अब creepers भी उग जाते हैं, है ना भाई, जहाँ पर पानी है वहाँ पे तो हर टाइप के प्लांट्स उगेंगे, तो क्रीपर्स भी यहाँ पर उगते हैं। तो यहाँ पे ज़मीन भी अच्छी खासी हरी भरी रहती है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, these forests are found in warm temperate regions along the southeastern sides of the continents. Southeastern USA, China, Japan, Brazil and Australia are the main regions where these forests are found. The main trees that grow here are oak, eucalyptus, pine, camphor and bamboo. These trees have hardwood and yield valuable timber. यहाँ पर अच्छा खासा लकड़ी निकलती है इन फॉरेस्ट से, जिन लकड़ियों को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। Now Mediterranean forest. These forests are found on the western side of the temperate region. टेम्परेट रीजन के वेस्ट साइड में आपको ये वेजिटेशन मिल सकता है। दूसरा, वेजिटेशन को यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छे तरीके से आपको मैप दिया हुआ है, ये मैप आपको फिल भी करना है अपनी नोटबुक में। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए इस कलर का है, उसके बाद ऑरेंज टाइप का जो कलर है, पिंक टाइप का, ऑरेंज पिंक, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ मेडिटेरियन फॉरेस्ट, मिड लैटिट्यूड डेसिडियस, रेड कलर का है ये जो आपका, ये वाला जो है ये हो गया आपका कॉनिफेरस। तो इस टाइप से आप ये देख सकते हैं अच्छे से कि आपका जो फॉरेस्ट है कहाँ पे किस टाइप का है। तो टेम्परेट रीजन के वेस्टर्न साइड में आपको मिलेंगे मेडिटेरियन फॉरेस्ट।
The main regions are southern European countries like Portugal, Spain, Italy, France, Greece, Turkey, and Yugoslavia. Western Asian countries like Syria, Cyprus, Israel, and Lebanon. Northwestern African countries like Morocco, Algeria, and Tunisia. Southern Australia, California in the USA, and Central Chile in South America. ये आपकी लोकेशन है जहाँ पर आपको मेडिटेरियन फॉरेस्ट मिल सकते हैं. These regions receive rainfall in winters and have relatively dry summers. गर्मियों में सूखा रहता है जबकि विंटर में आपको बारिश मिलेगी यहाँ पर. The trees found in these forests are evergreen and broad-leaved. They have thick barks, waxy leaves and long roots. इनकी जो roots होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, leaves waxy होती हैं. The main trees found here are fig, laurel, pine, fir, olive, cypress and maple. Citrus fruits are extensively cultivated in these regions. Now coniferous forests. These forests are found in the northern hemisphere between 55 degree and 70 degree latitudes. तो हम हेमिस्फीयर्स और डिग्री लैटिट्यूड्स के बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं. आप एटलस पर इसको लोकेट करिएगा. द मेन रीजन्स आर सदर्न कैनेडा, सदर्न अलास्का, पार्ट्स ऑफ नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, नदर्न रशिया एंड साइबेरिया. These forests contain tall, straight, evergreen trees with needle-like leaves. तो यहाँ पर जो आपके पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल निडल जैसी होती हैं, मतलब पैनी होती हैं, सुई जैसी होती हैं और लंबे लंबे ट्रीज आपको यहाँ पर मिलेंगे. The trees of these forests have soft wood, which is very useful in making furniture, plywood, sports goods, पेपर, मैच स्टिक्स. यहाँ की जो लकड़ी होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है जिसको आप अपने फर्नीचर और प्लाईवुड, स्पोर्ट गुड्स में यूज़ कर सकते हैं. द मेन ट्रीज फाउंड हियर आर पाइन, फर एंड स्प्रूस. नाउ डेसिडियस फॉरेस्ट. द ट्रीज फाउंड इन डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. तो यहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं, आज जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट था, वो सारी पत्तियाँ, सारे पेड़ एक साथ नहीं गिरा रहे थे, धीरे धीरे गिरा रहे थे, एक एक करके उसको करते थे. डेसिडियस फॉरेस्ट में सारे प्लांट्स, सारे ट्रीज अपनी जो पत्तियाँ होती हैं उनको गिरा देते हैं. दीज फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की. These forests are found in the Asian countries with monsoon climate like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Philippines, Taiwan, and southern China. They are also found in some parts of Brazil, Central America, East Africa, and Northern Australia. आपका काम है कि आप इन सारी कंट्रीज़ को अच्छे से लोकेट करेंगे. ओके, इनको लोकेट ज़रूर करना है आपको मैप पर. They are also known as monsoon forests. इनको बोला जाता है monsoon forest और ये ज़्यादा घने जंगल नहीं होते हैं. The trees of these forests are medium in height and commercially valuable. Some important trees found here are teak, sal, शीशम, यूकलिप्टस एंड बैम्बू. तो यहाँ पर जितने भी आपको ट्रीज़ मिलेंगे वो कमर्शियल यूज़ के मिलेंगे, यानी आप उनकी लकड़ियों को चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Now temperate deciduous forest. These forests are found in the cool temperate regions which have a mild climate. काफ़ी mild climate में ये forests आपको मिलेंगे. Such regions are the northwestern Europe, northwestern USA, northern China and Japan, North and South Korea, southern Chile and New Zealand. The trees of these forests have thick trunks and broad leaves. पत्तियाँ बहुत चौड़ी होती हैं और जो इनके ट्रंक होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं. They are not very tall in height. ज़्यादा लंबाई नहीं होती है यहाँ पर प्लांट्स की. And shed their leaves in the autumn season. और ये अपनी सारी पत्तियों को एक बार में गिराते हैं और गिराते हैं autumn season में. The main trees found here are maple, birch, poplar, ash and Douglas fir. अब हम बात करते हैं grasslands यानी बड़े बड़े घास के मैदान. Grasslands can be classified as tropical grasslands and temperate grasslands. तो ग्रासलैंड्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एंड द अदर वन इज टेम्परेट. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की. दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका.
in the Brazilian highlands, parts of Bolivia, पैरागे एंड वेनेजुएला एंड इन नदर्न ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसमें भी आपका दोबारा से काम है कि आप इन सारे कंट्रीज़ को लोकेट करके यहाँ पर मैप में फिल करेंगे। ओके, आपके पास एटलस है ही। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, तो देखो जो ग्रासलैंड्स हैं उनका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। जैसे कि उसको सवाना बोलते हैं अफ्रीका में, लैनोस बोलते हैं वेनेजुएला में, कैंपस बोलते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैव टॉल ग्रासेस, बहुत लंबी लंबी घासें होती हैं यहाँ पर। ट्रीज फाउंड हियर आर शॉर्ट एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द रीजन। पेड़ यहाँ पर आपको कम मिलेंगे, काफ़ी दूरी पर यहाँ पर पेड़ होते हैं, पर घास काफ़ी अच्छी लंबी मिलेगी। नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दीज ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन इंटीरियर रीजन्स ऑफ द टेम्परेट बेल्ट। दे आर नोन एज द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये आपको करने हैं, ये फिल करने हैं, ये हम पहले भी फिल कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज बोला जाता है, साउथ अमेरिका में पैम्पस, यूरेशिया में स्टेप्सीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सब ग्रासलैंड्स के ही नाम हैं, बस अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग बोला जाता है। द रेनफॉल इन दीज रीजन्स वेरीज फ्रॉम मॉडरेट टू पुअर। यहाँ पर बारिश नॉर्मल से काफ़ी कम पड़ती है, नॉर्मल भी पड़ती है, नॉर्मल से कम भी पड़ सकती है। Therefore short grasses and only a few trees such as alder, willow and polar are found here. Now desert vegetation, यानी कि रेगिस्तान में कैसा vegetation होता है। The desert vegetation is found in areas with high or low temperature and with scanty rainfall. It is found in Sahara Desert in North Africa, Kalahari and Namib Desert in Southern Africa, Atacama Desert in South America, Sonoran Desert in North America, Great Australian Desert in Australia, Arabian Desert in Saudi Arabia and Great Indian Desert in। तो ये सब आपके डेजर्ट्स के नाम हैं। ओके, कोल्ड डेजर्ट, आपको पता है डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ कोल्ड एंड अदर वन इज़ हॉट। गर्म रेगिस्तान भी होते हैं और ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। अब ठंडे रेगिस्तानों की बात करते हैं। दिस इज़ गोबी डेजर्ट एंड तिब्बतन प्लेटू एंड साउथ अमेरिका। ओके, तो ये जो आपको मैंने अभी नाम बताया, ये हैं आपके कोल्ड डेजर्ट्स। डेजर्ट वेजिटेशन ओनली सपोर्ट्स ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। बबूल, कीकर, कैक्टस, डेट पाम एंड असेसिया आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं हॉट और ड्राई क्लाइमेट के हिसाब से, यानी गर्म क्लाइमेट के हिसाब से जो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। और ये प्लांट्स आपको कहाँ मिलेंगे? डेजर्ट एरिया में। Such plants have thick stems to store water and long roots to draw water from great depth. इसके लिए जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जिससे गहराई में जाकर ज़मीन की पानी ले पाए वो। दूसरा, अब इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, जिससे वो उसके अंदर पानी को लंबे समय तक स्टोर रख पाएँ। Thorny bushes and shrubs are common in hot deserts, whereas cold deserts are mostly barren and have limited growth of shrubs. Now tundra vegetation. The tundra vegetation is found in north of the Arctic Circle in the northern hemisphere. It extends over the northern part of Canada and Alaska, southern Greenland and the northern part of Eurasia bordering the Arctic Circle. तो ये Arctic Circle और कनाडा, अलास्का, ये हम पिछले चैप्टर में अच्छे से लोकेट कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा आप। Due to the freezing conditions in these areas, the plant life is very limited. यहाँ पर plant life बहुत limited होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका freezing conditions है, यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। Only birch, willow, mosses, lichens and a variety of wild flowers are found here in the summer season when it is slightly warm. जब हल्की सी गर्मी होती है तो आपको birch, willow, mosses, lichens और कुछ जंगली फूल यहाँ पर मिल सकते हैं। नाउ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया का वेजिटेशन कैसा है। सो इन इंडिया देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट। तो देखो हमारे इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की।
तो उससे पहले मैं आपको आपका एक काम बता दूं कि आपको ये मैप भी फिल करना है। ये जो मैप आपको दिया हुआ है, कलर प्रॉपर फिल करके आपको ये फॉरेस्ट का जो मैप है इसको फिल करना है। देखिए, डार्क ग्रीन कलर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, लाइट ग्रीन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थोड़ा सा येलो कलर है ये वाला है जो थॉर्न फॉरेस्ट हैं आपके। उसके बाद है आपका ये वाला जो ग्रीन कलर है ये है आपका टाइडल फॉरेस्ट, एंड येलो कलर का है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। तो देखो, जहाँ पर माउंटेन वहाँ पर आपके माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए ज़रा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में है आपका ग्रीन कलर, तो आपको ये वाला जो ग्रीन कलर जितना भी नज़र आ रहा है, डार्क ग्रीन कलर, दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These are the dense forests found in the areas which receive heavy rainfall, such as the western slopes of the Western Ghats, the northeastern states, parts of West Bengal and Odisha, and the Andaman Nicobar Islands. Mahogany, ebony and rosewood are the main trees found in these forests. तो आपका मेन काम क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को आपको फिल करना है ग्रीन कलर से, जैसा कि ये आपको मैप फिल करके दिखाया हुआ है, और आपको बताना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। दूसरा, यहाँ पर प्लांट्स कौन से उगते हैं, कैसे ट्रीज होते हैं, मेहोगेनी, इबोनी एंड रोजवुड। नॉट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखिए ज़रा, ये है आपका लाइट ग्रीन कलर का। तो देखिए, जितना भी आपको इसमें लाइट ग्रीन कलर नज़र आ रहा है इस मैप में, दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। So these forests are found in areas which receive moderate rainfall, around 100 centimeter to 200 centimeter, such as the northern plains, foothills of the Himalayas and some parts of the Deccan Plateau. तो ये आपको डेक्कन एरिया में मिलेगा। देखो, ये वाला जो डेक्कन एरिया है यहाँ आपको दिखेगा। इसके अलावा नदर्न प्लेन्स में आपको ये मिलेगा। नदर्न प्लेन्स आपके ये हो गए, है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। They are not as dense as the tropical evergreen forests. The main trees found here are bamboo, sandalwood, teak and sesame salt. इन सबका फर्नीचर बनता है। Now thorn forests. These forests are found in areas which receive लेस रेनफॉल, जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर थॉर्न डेजर्ट्स मिलेंगे आपको, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हमारे भी उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में आपको थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश एंड डेक्कन प्लेटू। द मेन ट्रीज फाउंड हेयर आर एसेसिया, किकर, खजूर। थॉर्नी बुशेज एंड श्रब्स कैन ऑल्सो बी सीन हेयर। नाउ माउंटेन फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जो पहाड़ी एरिया में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं। So these forests are found in the high altitudes of the Himalayas. These forests support the growth of deciduous trees such as साल and bamboo, यहाँ पर साल और बैम्बू जैसे पेड़ होते हैं, and coniferous trees such as pine, deodar, spruce and birch. Now tidal forest, तो देखिए tidal forest, ये जो आपको इस टाइप का जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो ग्रीन कलर है, देखो ये वाला जो ग्रीन कलर है, इसमें ये वाला जो ग्रीन कलर है, ये वाला जो ग्रीन कलर है, दिस इज टाइडल फॉरेस्ट। So these forests are found in the low-lying delta regions of rivers such as Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Kaveri and Godavari. They are also known as mangrove forest. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि टाइडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है। The Sundarbans are the biggest mangrove forests located in the Ganga-Brahmaputra delta. The Sundarbans are named after the most common tree Sundari found here. तो इसका सुंदरबन एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपको मिलेगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास, है ना। इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास आपको टाइडल फॉरेस्ट मिल सकता है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं सुंदरबन। तो सुंदरबन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्री मिलता है जिसका नाम है सुंदरी, तो नाम रख दिया गया उस फॉरेस्ट का सुंदरबन। ना कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, देखो हमने कितने अच्छे अच्छे पेड़ों के बारे में पढ़ा, पत्तियों के बारे में पढ़ा, जंगलों के बारे में पढ़ा। तो आप चाहोगे ना कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन्स भी ये चीज़ें देखें, तो आपको इन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखना है, इसको बिल्कुल संजो कर रखना है, जिससे आपके आगे आने वाली जनरेशन भी इन जंगलों को देखें और अब नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वाइल्ड लाइफ को समझ पाएँ। The rapid destruction of forests for acquiring land for farming, setting up of industries,
settlements and for fuel is resulting in the depletion of forest covered all over the world. हम लोग इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हमें जगह चाहिए और उस जगह को पाने के लिए हम सारे के सारे जंगलों को काटते जा रहे हैं. कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल टू क्लियर फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. तो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ बहुत सारे पेड़ों को काट देने को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. Trees are renewable resource, but since they take a long time to regenerate, they should be conserved. अब आप बोलेंगे मैम ये तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, प्लांट तो आसानी से उग जाएंगे, तो फिर हमें क्या डर है, हम इसको क्यों नहीं काट पा रहे हैं. तो देखो, बेशक आप प्लांट लगाओगे और वो उग जाएंगे, वो ग्रो करेंगे, पर आप ये सोच के देखिए कि इतने बड़े घने जंगल को बनने के लिए कितना टाइम लगा होगा. 100 साल, 200 साल, बहुत टाइम लगा ऐसे प्लांट्स को एक साथ ग्रो करने में और एक जंगल को बनने में. तो इतना लंबा समय फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. और अगर एक बार आपने ज़्यादा अमाउंट में पेड़ काट दिए और आपको ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो क्या आप 200 साल जिंदा रह पाओगे ये देखने के लिए कि प्लांट ग्रो करेगा और हम ऑक्सीजन लेंगे. तो ये बहुत लंबा समय लेते हैं ग्रो करने के लिए, इसलिए हमें इन्हें बचा कर रखना है. हम क्या क्या कर सकते हैं अपने नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए, पहले ये देखते हैं. रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी चेक्ड. बिल्कुल जिस तरीके से अंधाधुंध पेड़ काट दिए जाते हैं, इसको हमें रोकना है. द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर शुड बी इंक्रीज. तो जंगलों को बढ़ने देना है, जंगलों को काटना नहीं है. द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शुड बी डिस्करेज्ड. हालांकि ये अब तो नहीं है, पर पहले होता था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता था. तो उसमें लोग क्या करते थे, ग्रुप में मूव करते थे, ग्रुप में चलते थे और पसंद आई कि अच्छा चलो मुझे तो यहीं खेती करनी है, तो वहाँ के सारे प्लांट को काट देते थे, आग लगा देते थे, जिससे उनका जो लैंड है वो क्लियर हो जाए. उसके बाद उसमें वो खेती करते थे और उसके बाद जब उनकी खेती कट जाती थी तो वो ज़मीन छोड़कर चले जाते थे. तो हमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए. अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री शुड बी प्लांटेड टू सिक्योर आवर फ्यूचर नीड्स. ये तो बार बार आपसे बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को आप लगाएं. Awareness should be created among the people of all communities about the importance of forests. Now distribution of wildlife. भाई जहाँ पर जंगल होंगे वहाँ जानवर भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे और अलग अलग टाइप के आपको ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे. तो अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में. वाइल्ड लाइफ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. बोथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरलिंक्ड. देखो, जानवर वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं और वेजिटेशन जानवरों पर. द नेचुरल वेजिटेशन provides a natural habitat to all the animals. Besides habitat, it provides space for growth and movement, food and water, and a place for breeding and raising their young ones. आप जान सकते हो कि जंगल कितने ज़रूरी हैं जानवरों के लिए. वो वहाँ पर रहते हैं, उन्हें खाना जंगलों से मिलता है, उन्हें रहना जंगलों में होता है, वो रिप्रोड्यूस यानी बच्चे भी जंगलों में देते हैं और अपने बच्चों को बड़ा भी जंगलों में करते हैं. एनिमल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट्स. तो देखो, अलग अलग जिस तरीके से एरिया में प्लांट्स खुद को अडेप्ट करते हैं उस तरीके के माहौल में रहने के लिए, ठीक उसी तरीके से जानवर भी खुद को अडेप्ट करते हैं उस टाइप के माहौल में रहने के लिए. भाई ज़्यादा सर्दी है तो अलग जानवर मिलेंगे, ज़्यादा गर्मी है तो अलग टाइप के जानवर आपको देखने को मिलेंगे. Therefore, natural vegetation is an area determines the type of wildlife available there. Let us see the distribution of animals in different continents as per the landforms of those continents. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीका की, कि अफ्रीका में आपको कैसे जानवर मिलेंगे. अफ्रीका में आपको मिलेंगे एलिफेंट्स, राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस, पाइथन्स, क्रोकोडाइल्स, गोरिल्लाज, एप्स एंड चिंपैंजीज live in the equatorial forests. Deer, giraffe, zebras and stags are found in the grasslands. Grasslands जैसा कि मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े घास के मैदान. कैमल्स एंड ऑस्ट्रिचेज आर फाउंड इन द डेजर्ट. तो अफ्रीका की अगर हम बात करें, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आपको एनिमल्स मिलेंगे, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस. ग्रासलैंड की बात करें तो आपको मिलेंगे डियर, जिराफ, जेब्रास. और डेजर्ट एरिया में की बात करें, यानी अफ्रीका में ही जो डेजर्ट एरिया है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको कैमल और ऑस्ट्रिचेज मिलेंगे. नाउ साउथ अमेरिका. South America, a rich diversity of wildlife in South America. It is the habitat for rhea, a flightless bird, condor, hummingbird, different types of parrot, anaconda, crocodile, alligator, python, llama,
puma, jaguar, alligator, monkey and giant turtle. Anteaters and armadillos are ancient mammals of साउथ अमेरिका। तो आपको क्या करना है, साउथ अमेरिका आप मैप लीजिएगा, साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट आपको उसमें दिखाया गया होगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसमें आप इन एनिमल्स का नाम लिखेंगे। नॉर्थ अमेरिका में क्या मिलेगा देखने को, अगर किसी को मौका मिले ना नॉर्थ अमेरिका जाने का, तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या देख कर आएंगे। नॉर्थ अमेरिका का जो ज़्यादातर हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो काफ़ी ठंडा है, अच्छा खासा ठंडा है। Therefore, most of the animals found here have thick furs to keep themselves warm. इसलिए यहाँ पर जितने भी जानवर आपको मिलेंगे उनकी बॉडी पर बड़े बड़े हेयर्स होंगे जिससे वो खुद को गर्म रख पाएँ। Animals found here are reindeer, Arctic fox, musk ox, sable, mink, polar bear and blue fox. अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में कैसे मिलेंगे? यूरोप हैज़ लिमिटेड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, बहुत कम है। The main animals found here are polar bear, wolf, wild boar, wild sheep and antelope. Rabbit, deer and hare are also found in Europe. The fur-bearing animals such as mink, ermine and sable are now raised on fur farms. Partridges, ducks, larks, cuckoos, skylarks and nightingales are birds that live in Europe. तो देखिए यूरोप में आपको कितना कुछ देखने को मिलेगा। नाउ एशिया। एशिया एक्सपीरियंसेस वेरिड क्लाइमेट एंड हैंस हैज़ वेरिड वाइल्ड लाइफ। मंकीज, स्लॉथ्स, लेपर्ड्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड लॉयंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरियाज। तो यहाँ पर क्लाइमेट अलग अलग है एशिया में, इसलिए जानवर भी अलग अलग मिलेंगे। जैसे ट्रॉपिकल एरिया में आपको मंकी, स्लॉथ, लेपर्ड देखने को मिलेंगे। टेम्परेट रीजन्स में आपको हेरॉन्स, क्रेन्स, बियर्स एंड फॉक्सेस। और ट्यूंड्रा रीजन में आपको देखने को मिलेंगे लिंक्सेस, मिंक्स, सेबल्स, पोलर बियर्स, मस्कॉक्स एंड आर्कटिक फॉक्स। ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का तो नाम आते ही मेरे दिमाग में तो आता है सबसे पहले कंगारू। और देखो कंगारू है ना, ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इज़ होम टू मार्supials। तो मार्supials यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। अब आप बोलेंगे मार्supials क्या होता है? सो मार्supials होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मैमल्स होते हैं, ओके, और अपने यंग वन को अपने पेट में कैरी करके चलते हैं। पाउच बना रहता है जैसे कंगारू के बना रहता है, इस टाइप के पाउच में अपने बच्चे को कैरी करते हैं। कंगारूज एंड कोआलाज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कोआलाज है ये। कंगारूज एंड कोआलाज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। द डक बाइल्ड प्लैटिपसेस, एमस, lyrebirds, kingfishers and kookaburras are found here. Now Antarctica. Antarctica क्योंकि एक ठंडा एरिया है। The water body that surrounds the continent of Antarctica has creatures ranging from small krills to whales. Penguins are native to this continent and are also a symbol of Antarctica. जिस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया की बात आए तो कंगारू दिमाग में आता है, इसी तरीके से अंटार्कटिका की बात आती है तो पेंगुइन ध्यान में आते हैं। Snow petrel that resembles a white dove is also found here. A number of seals and albatrosses are found near the coastal areas. ये तो हो गई कि दुनिया भर में कितने वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। पर वाइल्ड लाइफ हमारी इंडिया में कैसी है? तो हमारे इंडिया भी वाइल्ड लाइफ के मामले में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जानवर, काफ़ी पैरट्स यहाँ पर हुए हैं। इंडिया हैज़ अ वास्ट रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ। टाइगर्स, एलिफेंट्स, एशियाटिक लायंस, वन हॉर्न राइनोसोरस, leopards, snow leopards, deer, antelopes, monkeys, crocodiles and alligators are some of the animals found in India. तो दूसरे कॉन्टिनेंट को देख के उदास मत होइएगा, आपके इंडिया में भी अच्छे खासे जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। India is also home to thousands of species of birds like peacocks, parrots, kingfishers, ducks, pigeons and cranes. जिस तरीके से हमें प्लांट्स को बचाना चाहिए, इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ को भी हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। Since time immemorial, humans have depended on wildlife for their existence. In older times, humans domesticated animals like sheep, dogs, goats, horses, cows, and camels. Over a period of time, the human activities started posing a threat to wildlife, and with the passage of time, a great amount of damage was caused by humans. शुरुआत में उन्होंने जानवरों से थोड़ा थोड़ा काम लिया, पर आज ये कंडीशन है कि इंसान जानवरों के लिए खतरा बन चुके हैं। यस,
इंसान खतरा है जानवरों के लिए। आज देखो जंगल काट दिए, बेचारे जानवर रह गए, जंगलों में आग लग गई ह्यूमन बींग्स की वजह से, तो बेचारे जानवर जलकर मर गए। आपने सुना था ना भी आग लगी थी। तो आज अगर सबसे बड़ा खतरा जानवरों को है किसी से तो वो इंसान है। इंसानों को कोई खतरा नहीं है जानवरों से। ह्यूमन बींग्स have destroyed the natural habitats of wild animals by cutting down forests, constructing roads, railways, industrial complexes and cities। देखो हम लोगों ने क्या किया है, जंगलों के बीच में से सड़क निकाल दी। जंगलों के बीच में से सड़क निकालने से क्या हुआ कि बेचारे जानवर सड़कों पर एक्सीडेंट में मर जाते हैं। हमने जंगल काट दिए, उनके रहने के लिए जगह नहीं छोड़ी, पेड़ काट दिए, उनके लिए खाना नहीं छोड़ा। Hence, it has become necessary to take immediate and adequate steps to conserve the wildlife। अब हम क्या कर सकते हैं जानवरों को बचाने के लिए? National parks and wildlife sanctuaries have been set up to protect the endangered species। जो जानवर खतरे में हैं ज़्यादा, जो बहुत कम बचे हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, देखने को भी नहीं मिलेंगे, उनके लिए हमने पार्क्स और सेंचुरीज बनाई हुई हैं जहाँ पर वो रहते हैं। पोचिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स। पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग। And hunting of animals have been prohibited and many laws have been enacted in this regard। तो illegal hunting को रोकने के लिए काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं। Awareness programs such as वन महोत्सव are encouraged to replenish the flora। इवन वन महोत्सव भी होता है और फरवरी, हर साल इंडिया में फरवरी, अब मुझे नहीं पता शायद कोरोना की वजह से हो या ना हो, पर हर साल फरवरी में यहाँ पर फ्लावर शो लगता है हमारे ताजमहल के पास। आप वहाँ पर जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्लांट्स, फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स देखने को मिलेंगे। मतलब इतना बड़ा बड़ा साइज होता है रोजेस का, आप दोनों हाथों से नहीं पकड़ पाएंगे। इतनी अच्छा वेजिटेशन ये लोग लाते हैं, इतना अच्छा प्लांट्स और इतने अच्छे फ्लावर्स की वैरायटी यहाँ पर लाते हैं, तो देखिएगा जाकर। Biosphere reserves have been set up where multiple land use is permitted to preserve biodiversity। Awareness is being created all over the world for the protection of wildlife। इसके अलावा जागरूकता भी फैलाई जा रही है पूरे विश्व में, जिससे लोग अपने ही लेवल पे स्टेप्स ले पाए अपने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद ढूंढने हैं, क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने में कुछ नहीं है। देखिए आसानी से आप कर सकते हैं कि आप नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से क्या समझते हैं, ज़ेरोफाइट्स क्या हैं, नेम टू एरियाज हैव दैट हैव टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें आपको 2 एरियाज बताने हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर्स खुद करने हैं। एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन